स्वागत है फिर से भी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ बिहार विधानसभा और परिषद के एएसओ का मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से बच्चों को इंतजार रहता है इस मॉक टेस्ट का, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मॉक टेस्ट में तमाम उस प्रश्नों को मैं रखता हूँ जो कि कहीं ना कहीं मेंस लेवल पर प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोग का भी कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो हमारा सपोर्ट रहा है, जो आप लोग का सपोर्ट रहा है हमारे प्रति, उसको भी देख करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट वो कंटेंट दिया जाए जो आपको कंटेंट पेड में भी नहीं दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सो इसी क्रम में वीडियो रहने वाला है। इसमें टोटल हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर मैं बात करता हूँ एएसओ या फिर बिहार विधानसभा का हो या फिर बिहार विधान परिषद का, तो उसमें 40, 30 और 30 का पैटर्न रहने वाला है। यानी 40 नंबर आपका जीके जीएस रहने वाला है, 30 नंबर जो है आपका उसमें मैथ और साइंस रहने वाला है, और 30 नंबर का रीजनिंग। तो रीजनिंग तो आप लोग बना लीजिएगा, मेन आपका आता है जीके जीएस और साइंस। तो साइंस का 15 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन यहाँ का, यानी कुल मिला के 55 से 60 क्वेश्चन आपके इस प्रश्न में रहने वाला है। ठीक है, सो आप लोग को करना क्या है कि इस वीडियो के बदले आप लोग को एक लाइक करना है, यानी जितना व्यू उतना लाइक। ठीक है, जितना व्यू उतना लाइक करना है आप लोग को। वीडियो देखने के बाद एक लाइक जब करना है, और साथ ही साथ अपने फीस के रूप में, जो कि फीस मैं नहीं लेता हूं, तो फीस के रूप में आपको इस वीडियो को अपने एक दोस्तों को जरूर शेयर करना है, या फिर अपने ग्रुप में, चाहे वो व्हाट्सएप है टेलीग्राम, उसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को एक बड़ा गेटवे मिल सके और सारे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो कहीं ना कहीं उस लेवल तक के क्वेश्चन को देख सके कि फ्री में कॉस्ट भी कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। आज का प्रश्न काफ़ी बढ़िया लेवल का रहने वाला है, क्योंकि और थोड़ा सा फास्ट में चलूँगा, इसलिए कि काफ़ी स्लो जो चलने से होता है ना कि वीडियो का जो टाइमिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मेरा जो बेसिकली इंटेंशन होता है वो कभी भी वीडियो को बड़ा करना नहीं होता है। सो बेसिकली वहाँ पर वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे और जल्दी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, दक्षिण के अलवार और न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो अलवार जो थे और न्यूनार जो थे ये संत थे। और संत की बात करते हैं तो ये संत जो थे अलवार विष्णु के उपासक थे, और जो न्यूनार थे, जिसको नयनार भी बोलते हैं आप लोग, नयनार जो थे वो शिव के उपासक थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहले नहर जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, लेकिन अधिक मात्रा में करवाया था उसके छोटे भाई फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने ही सबसे पहले कह सकते हैं अधिक गुलामों का एक समूह बनवाया था। ठीक है, साथ ही साथ इसने कृषि पर टैक्स भी लगवाया था, और अपने बड़े भाई जौना खां के नाम पर जौनपुर शहर की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आमतौर पर जो व्यक्ति होते हैं वो एक क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, लेकिन जैसे ही अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन का रिलेट कर देता हूं, ताकि बच्चों को एक बार में ही मैक्सिमम ज्ञान मिल सके। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को जब कैद किया था तो उन्हें रखा गया था आगरा के जेल में, हालांकि वो आगरा के जेल से फिर भाग निकले थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकर का उल्लेख किया जाता है? जैन धर्म में तीर्थंकर जो थे वो 24वें तीर्थंकर महावीर थे, उसी में से 2 तीर्थंकर का जो है वो जिक्र किया जाता है ऋग्वेद में। पहले का नाम था ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, और पहले जो थे वो अरिष्टनेमी थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट बात करते हैं, भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्याय थे? तो भैरव जो थे वो कपालिक संप्रदाय के आराध्या थे, उसे मानते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो अगर मैं बात करता हूँ दक्षिण भारत में कृष्णा की जो तुलना की जाती है वो जिस देवता से की गई उनका नाम है मयो देवता। क्या नाम है? मयो देवता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? यानी हमें कौन सी ऐसी एविडेंस जिससे ये मालूम चलता है कि जो गुप्त काल का समय था उसमें न्याय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति से, नारद स्मृति में लिखा गया है कि उस समय जो न्यायालय थे वो 4 वर्ग में बटे हुए थे। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे, यानी किसने इसकी रचना की थी? तो भद्रबाहु। पता होगा आप लोग को, जो आपको बेसिकली जैन धर्म 2 था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो थे वो 2 भाग में बटे हुए थे, तो वही भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश किस रूप में कार्य था? तो इल्तुतमिश जो था सबसे पहले बदायूं का प्रशासक था, लेकिन जब कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश जो था वो सुल्तान बनने की प्रक्रिया में शुरू हो गया था, और हालांकि दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला स्वतंत्र शासक यही बना था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो सहायक संधि जिसको आप लोग बोलते हो उसके संस्थापक जो थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अमीर खुसरो की रचना एक बहुत इसने अच्छी चीज रची थी जिसका नाम था खैजन उल फतूह, उस समय किसकी जानकारी देता है? तो उन्होंने
अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था खैजन उल फतूह। नेक्स्ट बात करते हैं अवदान कल्पलता ग्रंथ रचनाकार कौन थे? तो क्षेमेंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है, अवदान कल्पलता ग्रंथ रचनाकार कौन है? तो क्षेमेंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीनतम तमिल व्याकरण, एक तमिल में व्याकरण लिखा गया है पहले प्राचीन काल में, जिसका नाम था तोलक नियम। तोलका नियम किस संगम के रचित पुस्तक है, यानी किस संगम में से रचा गया था? तो द्वितीय संगम में से रचा गया था और ये एक तरह से तमिल का व्याकरण है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुप्त वंश के पहले और आखिरी शासक का नाम क्या है? तो श्रीगुप्त पहले थे और आखिरी जो थे वो विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट बात करते हैं, और गुप्त वंश को ही स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। सबसे अधिक सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश ने चलाए थे। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो मराठों का सेनापति कौन था? तो पता होगा आप लोगों को कि मराठा का उस समय जो सेनापति था वो थे सदाशिव भाऊ थे। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सोने के सिक्के जिसे टका और जितल चलाया? तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने, आपको पता होगा कि सोने और चांदी का, तो सोने का कहा गया सोने का कहा गया टका और जितल कहा गया तांबे का। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 3 हुए थे। बेसिकली अगर पानीपत की बात करता हूँ तो 3 हुए थे, और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो एक बार हुआ था। हल्दी घाटी किस राज्य में, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। हल्दी घाटी हुआ था 1575 में। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं साइमन कमीशन का वो कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो साइमन कमीशन में 3 व्यक्ति थे मुख्य रूप से, जिसे आप लोग कह सकते हो कि क्लेमेंट एटली जो थे, क्लेमेंट एटली वही बाद में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री के बने। कहाँ के? तो इंग्लैंड के, और वही साइमन कमीशन के मुख्य कार्यकर्ता भी थे या मुख्य मेंबर भी थे। नेक्स्ट बात करते हैं किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर के स्थापित की गई थी? तो महाबलीपुरम जो मंदिर है वो साउथ में है और इसकी स्थापना पल्लव वंश में की गई थी। ठीक। नेक्स्ट दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दीर्घ निकाय जो है वो सूत पिटक, 3 तरह का पढ़े होंगे, सूत पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। उसी में दीर्घ निकाय जो है वो सूत पिटक के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जो आहूत बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष्य। ठीक है, मोगलीपुत्र तिष्य। नेक्स्ट बात करते हैं और मोगलीपुत्र तिष्य एक और भी क्वेश्चन आता है आजीवक संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के पहले फॉलो करने वाले, यानी पहले से फॉलो करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो यही थे मोगलीपुत्र तिष्य ने आजीवक संप्रदाय की शुरुआत की थी। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन 2 अवस्थाओं को अवशेष मिलते हैं? तो वनमाली मिलते हैं, एक तो हड़प्पा और दूसरा हड़प्पाकालीन संस्कृति के। नेक्स्ट यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो यवनिका जो है वो मुख्य रूप से संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं यवनिका। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो 99.9% बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया, मैंने तो आज तक पढ़ा ही नहीं था। आमतौर पर जो आप लोग जीके जीएस पढ़ते हो वहाँ का लेवल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लो और मीडियम लेवल होता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हाई लेवल क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन जो है जो कुछ बच्चे बना देते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। सो आप लोग इस क्वेश्चन से रूबरू होइए, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बार देखिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी बार देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा, और अगर तीसरी बार देखिएगा तो दिमाग में सेट हो जाएगा। अब बाकी आप पर डिपेंड होता है कि आप इसे कितनी बार देखते हैं, केवल देख के छोड़ते हैं या इसे रिवाइज भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशिस्त के लेखक हरिसेन थे, उसी का नाम इलाहाबाद प्रशिस्त भी रखा गया है। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान, यानी पाटलिपुत्र खत्म हुआ और कन्नौज उठा, गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो गुप्त काल जब अंतिम जो विष्णुगुप्त का समय था, चूंकि श्रीगुप्त ने शुरू किया था तो विष्णुगुप्त के समय में पाटलिपुत्र समाप्त हो रहा था और कन्नौज जो है वो उठ रही थी, और कन्नौज कहाँ पड़ती है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास में तूतीय हिंद, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, आई थिंक बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तूतीय हिंद यानी किसने अपने भारत का तोता कहा जाता है? तूतीय हिंद का मतलब भारत का तोता। तो भारत का तोता अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो ने ही भारत में 7 शासकों का साम्राज्य देखा था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो कुतुबुद्दीन इतना अधिक खर्च करता था, यानी दान देता था लाखों का, जिसका नाम पड़ गया लाख बक्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? तो यवद्वीप जो आज था, जो आज इसे हम लोग जावा और सुमात्रा कहते हैं, तो जावा को पहले हम लोग क्या बोलते थे? यवद्वीप। जैसे हम लोग श्रीलंका को पहले सिलोन बोलते थे, श्रीलंका जो अभी बोलते हैं उसका पुराना नाम क्या था? सिलोन। उसी तरह से जावा जो वर्तमान में है उसका पुराना नाम यवद्वीप था। ठीक है।
कैसा लग रहा है क्वेश्चन का लेवल, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो तो ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं बेसिकली, यूट्यूबर कह सकते हैं, फैकल्टी कह सकते हैं कि वहाँ पर वो अपने वीडियो काफ़ी लंबा करते हैं, एक ही चीज़ को 3-4 बार बोलता है कि वीडियो लंबा हो। हमारा इंटेंशन वो बिल्कुल नहीं रहता कि वीडियो लंबा हो, बस ये इंटेंशन रहता है कि बच्चों को टू दी पॉइंट चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बाकी अगर वीडियो लंबा करना हो, पैसा कमाना हो, तो बहुत सारे सोर्स है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ और फास्ट समय में, ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास भी कम है और सबसे ज़्यादा तो इस समय आपके लिए भी कम है, आपकी सफलता के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो चारों तरफ आश्रम का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है जवालो उपनिषद से। जवालो उपनिषद में ऐसा मिलता है कि भारत के 4 दिशाओं में 4 आश्रम का उल्लेख। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो पता ही थे आप लोग को, बौद्ध धर्म में 3 तरह के पिटक थे, सूत, विनय और अधिधम पिटक। तो बौद्ध धर्म में तथागत और तथागत के साथ शाक्य मुनि नामों से। नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को बुद्ध भी बोलते हैं, तथागत भी बोलते हैं और शाक्य मुनि भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें केवल बौद्ध होगा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद यानी वही प्रसाद परिषद का लेखक कौन है? तो हरिसेन है। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ, दिल्ली सल्तनत में प्रणाली यानी सिस्टम का प्रारंभ किस शासन में किया था? तो इल्तुतमिश ने प्रणाली का, एकता प्रणाली, वो बेसिकली प्रणाली लिख दिया है, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो दिल्ली सल्तनत में एकता यानी छोटे छोटे भागों में तोड़ने की प्रणाली जो थी वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीके हिंद किसने लिखा है? तो पता होगा, जब अल बरूनी भारत में आया था तो उसने जब भारत में साथ साथ चल रहा था तो भारत में किताब लिखी थी जिसका नाम था तहकीके हिंद के नाम से, ठीक है। अकबर की भूमि जो राजस्व थी वो कौन उसके लेखा जोखा करते थे? तो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल थे और इन्होंने ही भू राजस्व में एक नया सिस्टम लेकर आया था जिसको बोलते थे आईने दहसाला। क्या बोलते थे? आईने दहसाला, यानी 10 साल का टैक्स एक ही बार आपको देना है। जहांगीर के शासनकाल में, जब जहांगीर था, जहांगीर के शासनकाल को भी हम लोग वास्तुकला का स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो उनके समय में असमत बेगम, एतमादौला और आशफ खां के किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो वो नूरजहां के 3 मेंबर थे जो गुट में थे, हालांकि जहांगीर इसके हिस्सा नहीं थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो गर्व से कहिए सबसे ज़्यादा कट्टर व्यक्ति, सबसे ज़्यादा हिंदू व्यक्ति को भी रखा था वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को पनाह दिया था अपने मनसब में। नेक्स्ट बात करते हैं, भगवान बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु के कार्यकाल में इन्होंने कह सकते हैं निर्वाचन प्राप्त किया था, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो सबसे पहला जो सिक्का था उसमें नथ सलाख प्रकार का था, यानी उस पर कृतियाँ जो वही थी वो बनाई गई थी। आप लोग का कह सकते हैं उस पर जो होता है स्टैचू वो बनाए गए थे, ठीक है, कृति बनाई गई थी, उसका जो डिजाइन था वो बनाया गया था। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा का युद्ध में, सिकंदर और दारा, जैसे कि यह पता होगा कि इतिहास में औरंगजेब के जो भाई थे उसमें सिकंदर और दारा का एक युद्ध हुआ था। तो ये सिकंदर वो सिकंदर नहीं है, ये अलग है, ये अलेक्जेंडर की बात हो रही है। तो सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो सिकंदर जो था वो यूनान का था और दारा जो था वो ईरान का था, ठीक है। एक दारा सिकोह भी था और एक हमारे औरंगजेब का भाई का भी दारा नाम था, ठीक है। तो उन लोगों में भी युद्ध हुआ था, हालांकि फाइनली आप लोग कह सकते हैं कि दारा हार गया था और औरंगजेब जीत गया था, तभी वो सत्ता में बैठा था। लेकिन एक और भी दारा सिकोह था जो सिकंदर और दारा के बीच में युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध का नाम था, तो सिकंदर जो था वो यूनान से था और दारा जो था वो ईरान से था। नेक्स्ट बात करते हैं, बलबन जिसने सिजदा और पैबोस लागू किया था, दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। और दीवाने अर्ज की अगर बात करते हैं तो ये दीवाने अर्ज किसके लिए था? तो ये सैन्य विभाग के लिए प्रथा थी दीवाने अर्ज, ठीक है। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्ग थी? तो याद रखिएगा 1947 में सुल्तान अलाउद्दीन की बात करते हैं। ये मुझे साल थोड़ा सा कह सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि सुल्तान अगर अलाउद्दीन की बात करते हैं तो अलाउद्दीन 1947 में कभी आ नहीं सकता है। ये टाइपिस्ट वालों ने कभी कभी बात करते करते वो टाइप करता है तो वो टाइप उल्टा कर दिया होगा। ये क्वेश्चन 1947 का नहीं होगा। ये अगर बात करते हैं अलाउद्दीन की तो अलाउद्दीन जो था वो कहीं ना कहीं खिलजी वंश का था, ठीक है। तो गुलाब खिले तो गुलाब खिले का मतलब होता है कि 1206 से 1290 और 1290 से 1320। तो हम कह सकते हैं कि ये साल जो है वो गलत है। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्ग थी? तो अलाउद्दीन जो है वो बहमनी राज्य की। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चन उसने एक साथ मिलाकर टाइप कर दिया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मैं देखूंगा उसे क्या करना है।
ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो कलकत्ता पर कब्जा करने वाले नवाब सिराजुद्दौला थे 1756 में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली है और इसी के मकबरे पर बेस जो है वो ताजमहल बना था और ताजमहल पर बेस जो है वो औरंगजेब की बीबी का मकबरा बना था। ईरानी भाषा में किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? यानी हमारे ऋग्वेद से ईरान की ग्रंथ की तुलना करने वाले था जेंद अवेस्था, जेंद अवेस्था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र कौन है? तो बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न हैं उसको बोलते हैं बुद्ध, संघ और धम्म। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के सप्तांग यानी 7 अंग जो होते हैं सिद्धांत प्रदान किसने दिया था? तो सप्तांग का जो कॉन्सेप्ट था ये चाणक्य ने दिया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने का कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि यानी शाहजहां बना दिया था, ठीक है। और शाहजहां का बचपन का नाम भी खुर्रम था, ठीक है, याद रखिएगा। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था और ये किसका पुत्र था? तो जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर? तो जिंदा पीर नाम आते ही औरंगजेब, और ये अपने आप को जिंदा पीर कहता भी था, साथ साथ सबसे ज़्यादा हिंदुओं को इसने मनसब भी प्रोवाइड करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली पर नादिर शाह। नादिर शाह ये वही है जो कोहिनूर हीरा लेकर आया था। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो उस समय मोहम्मद शाह का शासनकाल था और नादिर शाह जब आया था तो यहाँ से कोहिनूर हीरा भी लेकर गया था। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत क्रांति हुआ था, यानी क्लाइव जो था तो वहाँ पर इसके अपने ही सैनिकों में कुछ कह सकते हैं विद्रोह हुआ था, तो सभी लोग गोरे थे तो श्वेत विद्रोह के नाम से हुआ था। और इसने और किस लिए हुआ था? तो अंग्रेज सैनिकों ने अपने भत्ते को लेकर के, चूंकि उनका मानना था कि हम इतने दूर अपने घर से आए हैं और हमें थोड़ा सा कम वेतन मिल रहा है, मतलब इंडियंस के बराबर मुझे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो भत्ते को बढ़ाने के लिए श्वेत विद्रोह हुआ था, ठीक है। किसके? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ही भारत में अंग्रेजों का नींव रखा था, चूंकि बैटल ऑफ प्लासी में सबसे पहले इसने विजय दिलवाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना किया था? तो वो था हंटर आयोग, यहाँ पर हंटर लिखा हुआ है, हंटर समिति। हंटर जो कमीशन जो था 2 तरह का था, एक हंटर कमीशन जलियांवाला बाग के लिए भी था और एक हंटर कमीशन शिक्षा के लिए भी था। तो अंग्रेजी यानी हंटर कमीशन जो था वो साइमन कमीशन के शिक्षा के विकास की समीक्षा के लिए आया था। नेक्स्ट गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो सभी को पता होगा गीत गोविंद के लेखक जो है जयदेव हैं और वो किसके दरबारी थे? तो वो किसके दरबारी थे भैया? तो लक्ष्मण सेन के, ठीक है, लक्ष्मण सेन। कैसा क्वेश्चन का लेवल है ये जरूर बताइएगा आप लोग। रेगुलेटिंग एक्ट में की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग और उसके बाद 1784 में पीट्स एक्ट। ये आपको पढ़ाया भी होगा 1773, 1784, 1793 जो हमारे बच्चे कभी क्लास किए होंगे तो वो क्लास में जरूर बताया होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे एक्ट हैं, एक 1773 है, 1784, 1793, 1813, 1833 है, 1853 है, 1858 है, 1861 है, 1892 है, 1909 है, 1919 है, 1935 है। ये सारे एक्ट हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान में एक तरह से कह सकते हैं अहम योगदान निभा कर रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में मार्ग कर यानी मार्ग यानी जिस रास्ते से उसको बोलते हैं रोड टैक्स। रोड टैक्स वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो उसको बोलते थे शुल्काध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आज तक ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको देखने को मिले होंगे। रोड टैक्स अधिकारी को क्या बोलते थे? तो शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई से किस नदी के तट पर हुई थी? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी या सिंधु नदी पर हुई थी, इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा कर दिया, वो कौन था या कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता, यानी अकबर के जीवन काल में मेवाड़ कभी भी उसकी स्वाधीनता को नहीं संभाल सका, यानी नहीं स्वीकार किया, लेकिन जहांगीर ने संधि करवाई। वही कह रहा है कि अकबर जो पूरे जीवन में नहीं कर पाया वो जहांगीर ने क्या ऐसा कर दिया? तो मेवाड़ की अपने अधीन लेकर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधान, तो 8 जैसे कि 9 रत्न थे अकबर में, तो 8 प्रधान जो थे वो शिवाजी के समय में थे। मुगल कालीन के प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने किया था, यानी साइबेरियन सारस का चित्र जो था वो मंसूर ने बनाया था और मंसूर वहाँ का फेमस चित्रकार था मुगल काल का। नेक्स्ट जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो बहमनी वंश। जालिम, देखिए हुमायूं एक तरफ से कह सकते हैं बहुत नेक इंसान था, लेकिन ये उसका उल्टा था जालिम हुमायूं। तो ये किस वंश का था? बहमनी वंश का। ऐसे वर्ड शायद ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर से एक लाइक दीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें एक मालूम चल सके कि अभी भी यूट्यूब पर ऐसे फैकल्टी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट कंटेंट देते हैं ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें।
नेक्स्ट बात करते हैं राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है। तो राजा की उत्पत्ति के जो साक्ष्य हैं वो मिलता है हमारे ऐत्रेय ब्राह्मण से, ठीक है, कि राजा हुआ करते थे, फिर प्रजा हुआ करती थी। विसर्ग मार्ग की रचना किसने की थी। तो विशुद्ध मार्ग की रचना जो था वो बुद्ध घोष ने किया था। संस्कृति के नाटक में पटाक्षेप के लिए यौनिका शब्द प्रयोग किया जाता था। तो नाटक में पटाक्षेप यानी पट यानी एक पट से दूसरे पट में जाने के लिए जो पटाक्षेप था उसके लिए यौनिका शब्द प्रयोग करते थे। यह भाषा किस शब्द का। तो यौनिका जो है वो यूनानी भाषा है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था। तो लिनन के कपड़े को, जो लिनन के कपड़े जो ईसा मसीह में होते थे ईसा में, उसे ही बोलते थे छोम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बेसिकली कह सकते हैं शायद ही कम देखने को मिलते होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट करना ही अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। कौन सा दिल्ली सल्तनत के अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था, कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली वापस लेकर आया था। तो फिरोज शाह तुगलक जो था वो लेकर आया था अशोक के स्तंभ को, ठीक है। एक को इसने मेरठ में रखवाया था और एक को दिल्ली में। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। तो मराठा सबसे ज्यादा जो थे वो बाजीराव के शासनकाल में सबसे ज्यादा अपने साम्राज्य को फैलाए थे। अवध का अंतिम नवाब कौन था। तो वाजिद अली शाह था वो अवध का अंतिम नवाब था। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युग शिवशोस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में हुई थी। तो पशुपतिनाथ विश्व या फिर शिव के रूप में। पूर्ण जन्म का सिद्धांत प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो वो बृहदारण्यक उपनिषद से। संगम युग का युद्ध संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। जो संगम युग था बेसिकली साउथ का ये कल्चर युग था और संगम वंश भी था कह सकते हैं। वो पशुओं की चोरी वहाँ पर सबसे बड़ा जो था वो युद्ध का कारण था। लोग एक दूसरे के पशुओं को चुरा लेते थे, जिससे युद्ध की समस्या बनी रहती थी संगम युग में। मुगल भवनों की दीवारों पर आदि पर शिल्पलिख फूल पत्तियों पर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने वाले है पीछे कहा जाता था। तो उसको हम लोग बोलते थे क्या, पितुद्रा। क्या बोलते थे, पित्रादुरा। क्या बोलते थे, पित्रादुरा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मुगल भवनों की दीवारों पर आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने वाले कला को क्या बोलते थे, पितृदुरा। और आज का आखिरी क्वेश्चन, कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे। तो वो थे गोविंद चंद गढ़वाल, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज आप लोग का कह सकते हैं तीसरा मॉक टेस्ट, जो कि बेसिकली बिहार विधानसभा और परिषद दोनों एसओ के लिए है। और ये साथ साथ आपको केवल एसओ में हेल्प नहीं करेगा, ये बिहार दरोगा मेंस लेवल में भी आपको हेल्प करेगा। बिहार दरोगा का अगर आप मेंस में जाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सारे मैं मेंस लेवल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप केवल एसओ के तक सीमित मत रखिएगा। जितने भी मेंस लेवल के एग्जाम आप दीजिएगा उसको जाने से पहले या उसको देने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी देख कर समझ में आए कि अभी भी एग्जाम में जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट को इस फैकल्टी दे सकता है, और वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।